इनफैक्ट आपको सर्च करना चाहिए चंपा विश्वास। सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बिहार। चंपा विश्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। हाँ। बिहार में आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। और एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने, जिनका संबंध अगेन आरजेडी से था, उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का। और और इस आईएएस ऑफिसर को भी पता था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। राइट। उन लोगों ने हर जगह पे गुहार लगा ली। नथिंग हैपेंड टू एनीबडी ऑफ देम। राइट। और उसमें बहुत सारे स्टोरीज आपको मिलेंगे चंपा विश्वास का। आपकी जब कहानियां पढ़ेंगे तो आपका दिल सहर जाएगा कि मतलब जहाँ का आईएएस ऑफिसर की पत्नी सेफ नहीं है, और नहीं 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 2 साल तक शी वाज रेप्ड। आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर देखी होगी। इस वीडियो में जिस केस की बात की जा रही है वह है बिहार का फेमस चंपा विश्वास रेप कांड। चंपा विश्वास, जो कि एक आईएएस अफसर बीवी विश्वास की पत्नी थी, उनके साथ एक नेता का बेटा कैसे 2 साल तक लगातार रेप करता रहा और वो कुछ भी न कर सकी। इस केस के बारे में पढ़ने और जानने के बाद मैं स्तब्ध हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं। सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर भी है, सवाल न्याय व्यवस्था के ऊपर भी है, और सवाल राजनीतिक दलों के ऊपर भी है। आज की इस वीडियो में हम इसी चंपा विश्वास कांड के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रे वेव्स पे, जहां अनफिल्टर्ड और अनबायस्ड रियलिटी परोसी जाती है। बिहार, जहां से हर साल शायद सबसे अधिक आईएएस अफसर निकलते हैं, उसी बिहार में किसी समय अंधा कानून और जंगल राज था। ये समय 1990 से लेकर 2005 तक का समय था, जब बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सरकार थी। इस जंगल राज में न जाने कितने अपराध हुए, लेकिन उन सभी अपराधों में से सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला अगर कोई अपराध था तो वो था चंपा विश्वास रेप कांड। बीबी विश्वास, जो कि एक आईएएस अफसर थे, कैसे उनकी पत्नी के साथ एक नेता का बेटा 2 साल तक रेप करता है। ना सिर्फ उनकी पत्नी के साथ, बल्कि उनकी माँ के साथ, उनकी भतीजी के साथ और उनके आवास पर रहने वाले 2 मेड के साथ। और इन सब के बावजूद भी यह घटना 2 साल तक लगातार चलता रहा और बीबी विश्वास कुछ भी न कर सके। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1990 से। 18 जुलाई 1990 चंपा विश्वास की शादी 1982 बैच के एक आईएएस अफसर बीबी विश्वास के साथ होती है। शादी के समय बीबी विश्वास की उम्र चंपा से थोड़ी अधिक जरूर थी, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन काफ़ी खुशहाल था। सब कुछ सही चल रहा था। कहानी में मोड़ तब आता है जब 1995 में बीबी विश्वास का तबादला बिहार समाज कल्याण विभाग में होता है। उन्हें बिहार समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसी बिहार समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन थी उस समय की बहुत ही ताकतवर आरजेडी नेता हेमलता यादव। तबादले के बाद बीबी विश्वास अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ पटना के बेली रोड में स्थित उनके सरकारी आवास में शिफ्ट करते हैं। इत्तेफाक से हेमलता यादव का आवास भी बीबी विश्वास के सरकारी आवास के निकट ही था। यूं कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। अब चूंकि घर भी आसपास में ही था और ऑफिस में भी हेमलता बीबी विश्वास की हेड थी, तो दोनों परिवारों के बीच पड़ोसी वाला व्यवहार बन गया था, जान पहचान बन गई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है हेमलता के बेटे मृत्युंजय यादव की। मृत्युंजय यादव की उम्र 27 वर्ष थी। वह उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज का छात्र था। इसी मृत्युंजय यादव की गंदी नज़र चंपा विश्वास पर पड़ी। मृत्युंजय उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था और वह इसी मुहिम में जुट गया। फिर शुरू हुआ वो क्रूर सिलसिला जो 2 सालों तक चला। चंपा विश्वास अपने बयान में बताती है कि 7 सितंबर 1995 को उनके घर हेमलता का कॉल आता है। हेमलता उनसे कहती है कि मेरा नौकर बीमार है और मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, बहुत से काम है, क्या तुम मेरी सहायता के लिए मेरे घर आ सकती हो?
अब चूंकि दोनों परिवारों में पड़ोसियों जैसा व्यवहार भी था, इसीलिए बिना कुछ सोचे और बिना झिझक के चंपा विश्वास हेमलता के घर चली जाती है। जब चंपा हेमलता के घर पहुंचती है तो वहाँ पहले से हेमलता के अलावा कई और आरजेडी के नेता मौजूद थे। हेमलता उनसे कहती है कि उस कमरे में जाओ, उस कमरे में सामान बिखरे पड़े हैं, उसे ठीक कर दो। बिना कुछ ज़्यादा सोचे जब चंपा उस कमरे में जाती है, अचानक कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। उस कमरे में पहले से ही हेमलता का बेटा मृत्युंजय मौजूद होता है। चंपा दरवाज़ा पीटती है, चिल्लाती है कि खोलो खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वही मृत्युंजय उसके हाथ पकड़कर उसके साथ जबरन बलात्कार करता है। बेचारी चंपा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो रहा है। रेप के बाद जब रोती बिलखती चंपा कमरे से बाहर आती है तो उसे हेमलता मिलती है। बेचारी हेमलता से कुछ कह पाती उससे पहले हेमलता उससे कहती है, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और इसे जग जाहिर मत करना, क्योंकि ऐसा करने पे तुम्हारा ही नुकसान है। ये बात न किसी और को बताना और न अपने पति को बताना, क्योंकि ऐसा करोगी तो तुम्हारे ही बदनामी होगी। मेरे बेटे ने तुम्हारी कई तस्वीरें निकाल दी हैं, जिससे कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो ये तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। इससे तुम्हारी इज्जत तो जाएगी जाएगी, साथ में तुम्हारे पति का रेपुटेशन भी चला जाएगा। फिर मृत्युंजय उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। मृत्युंजय कहता है कि हम लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं, तुम या तुम्हारा पति या पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम चाहें तो एक पल में तुम्हारे पूरे खानदान का खात्मा कर सकते हैं। अगर तुम अपने परिवार की, अपने पति की जान की परवाह करती हो, खैरियत चाहती हो, तो चुप रहो। जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने पति से कुछ भी न कहना। बेचारी चंपा कुछ समझ पाती या न समझ पाती, इससे पहले ही उसके साथ इतना कुछ घटित हो चुका था। भारी मन और आंखों में आंसू के साथ वो घर चली आती है। शायद वो काफ़ी देर खुद से बातें भी करती हुई सोचती भी होगी कि उसके साथ क्या हो गया, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद शायद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह यह बात अपने पति को नहीं बताएगी। अब जो हो गया वो इसे भूलेगी और आगे बढ़ेगी, और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंपा विश्वास अपने पति को कुछ भी नहीं बताती और इससे मृत्युंजय का मन, साहस दोनों बढ़ जाता है। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगा था। जब भी मृत्युंजय चंपा को घर पे अकेले पाता था, वह घर पे जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता, और हर बार की तरह उसे धमकी देकर चुप करा देता। चंपा विश्वास के बयान से तो यह बात भी सामने आई कि कई बार मृत्युंजय अपने साथ कैमरा ले जाया करता और चंपा की अश्लील तस्वीरें निकालता और उससे वह उसे ब्लैकमेल करता। चंपा बताती हैं कि एक बार हेमलता यादव ही मृत्युंजय के साथ उनके आवास पे गईं। हेमलता ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेके आई हूँ, तुम मेरे बेटे मृत्युंजय से शादी कर लो। मेरे बेटे का दिल तुम पे आ गया है। पहले तो हेमलता ने उसे लालच दी कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, तुम्हारा पति तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा है, वो बूढ़ा हो गया है, मेरा बेटा भी जवान है। बेचारी चंपा बेबस थी, और इस घटना के बाद ये दरिंदगी और तेज़ी से बढ़ी और ज़्यादा घिनौनी हो गई। अब न सिर्फ मृत्युंजय बल्कि मृत्युंजय के कई दोस्त भी चंपा के घर जाकर उसका बलात्कार करने लगे। चंपा बताती हैं कि इस बलात्कार और रेप के सिलसिले में वो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन वह कोई अवैध बच्चा नहीं चाहती थी, इसीलिए वह कलकत्ता जाकर अपना अबॉर्शन करवाई। लेकिन फिर भी यह सिलसिला नहीं रुका। इस रेप के सिलसिले से परेशान होकर और इस अवैध बच्चे होने के डर से उन्होंने अपनी नसबंदी तक करवा ली, क्योंकि रेपिस्ट तो रेप करना छोड़ेगा नहीं, और वह इतनी लाचार थी कि वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो इस दर्द से बचने के लिए उन्होंने एक आसान उपाय चुना कि नसबंदी करवा लिया जाए। आप सोच सकते हो कि एक स्त्री उस समय किस मानसिक स्थिति और किस शारीरिक स्थिति से गुजर रही होगी, जिसके साथ शायद रोज़ रेप होता है, जो हर रोज़ घटती है, लेकिन न वो अपने पति को बता सकती है, न पुलिस में कंप्लेन कर सकती है, और अगर पुलिस में शायद वो कंप्लेन करे भी तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हेमलता का आतंक, हेमलता का पावर इतना ज़्यादा था उस समय कि सभी उसके हाथों की कठपुतलियाँ थी, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन। धीरे धीरे दरिंदगी और अपने चरम पे थी। चंपा बताती है कि एक बार बीबी विश्वास की माँ उनके घर, उनके आवास पर पटना आई। उस समय बीबी विश्वास और चंपा दोनों घर पे नहीं थे। तभी मृत्युंजय घर पर आता है, बेल बजाता है। बीबी विश्वास की माँ दरवाज़ा खोलती हैं
और ये दरिंदा उनके माँ के साथ भी बदतमीजी करता है, उनके माँ के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा व्यवहार समझ के परे है, दरिंदगी की हर हदें पार हैं। इतना ही नहीं, चंपा बताती हैं कि मृत्युंजय उनके सास यानी बीवी विश्वास के माँ के साथ साथ उनकी भतीजी जिसका नाम कल्याणी है उसके साथ भी कई बार दुष्कर्म करता है। उनके घर की 2 मेड के साथ अलग अलग समय पे कई बार दुष्कर्म करता है और पूरा परिवार सिर्फ इस डर से चुप रहता है कि अगर उन्होंने सवाल उठाया तो उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार का खात्मा कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डर रहा होगा, कितना ज़्यादा आतंक होगा, कितना ज़्यादा घुटन होगी उस पूरे परिवार में। लेकिन जब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हदें पार हो रही थी, तब जाकर चंपा ने फैसला लिया ये बात अपने पति को बताने का। चंपा ने जब ये बात अपने पति बीवी विश्वास को बताई, वो पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने जब हेमलता को फ़ोन किया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है, तो हेमलता का जवाब आया, हाँ मुझे पता है। हेमलता ने बीवी विश्वास को धमकी भी दी कि तुम चुप रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारी नौकरी के साथ साथ मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। लेकिन बीवी विश्वास चुप रहने वालों में से नहीं थे। बीवी विश्वास ने अपने जान पहचान के अपने कलीग्स, कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बात की और सब ने उल्टा उन्हीं को राय दिया कि चुप रहो, हेमलता बहुत ही ताकतवर है, क्यों उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, मेरी मानो तो कंप्लेन मत करो। लेकिन बीवी विश्वास के सर के ऊपर से पानी जा चुका था। आखिरकार 1997 में जाकर पहली बार चंपा विश्वास ने पटना के पुलिस स्टेशन में रिटेन कंप्लेन लिखवाई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पुलिस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। आप सोच सकते हो एक आईएएस अधिकारी की बीवी के द्वारा लिखाए गए कंप्लेन पे कोई एक्शन ना लिया जा रहा हो तो आम आदमी की कंप्लेन पे क्या एक्शन लिया जाएगा। ऐसे जंगल राज में जिसमें अंधा कानून चल रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सब कुछ फेल है, कैसे लोग जीते होंगे। मैं तो ये सब सोच के कल्पना करके ही स्तब्ध हूँ। जब पुलिस कंप्लेन से भी बात नहीं बनती और हेमलता की तरफ से धमकियाँ बढ़ने लगती हैं, तब भी विश्वास फैसला करते हैं कि वह अब राजपाल को ही कंप्लेन करेंगे। उस समय के राजपाल थे सुंदरलाल भंडारी। बीबी विश्वास सुंदरलाल भंडारी के पास कंप्लेन लिखवाते हैं। चूँकि मामला एक आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ था तो राजपाल साहब उस कंप्लेन को होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद पटना के तभी के तत्कालीन जो डीजीपी थे नियाज़ अहमद, वह अपनी ओर से एक तहकीकात भी करते हैं, जो कि तहकीकात पूरी तरह से फ्लॉड था, पूरी तरह से बायस्ड था, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। तहकीकात के बाद नियाज़ अहमद का रिपोर्ट आता है और वो एक क्लीन चिट दे देते हैं मृत्युंजय यादव। इस पूरे केस और पूरे मामले ने तेजी तब पकड़ी जब एंट्री हुआ बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी का। सुशील कुमार मोदी जो कि बीजेपी के नेता और अपोजिशन के भी लीडर थे उस समय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस जंगल राज की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज है कि जिस जगह पर एक आईएएस अफसर की पत्नी की आबरू ही सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर आम जनता, आम बहू बेटियों की आबरू कैसे सुरक्षित हो सकती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह मामला मीडिया में आता है, ये सनसनीखेज बनता है, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में खबरें आने लगती हैं। उधर से होम मिनिस्ट्री का भी प्रेशर बढ़ने लगता है। जब प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फाइनली 1997 के अंत में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो आरोप मृत्युंजय यादव पे लगे थे वही आरोप उनकी माँ हेमलता यादव पे भी थे कि उन्होंने एक रेपिस्ट की रेप करने में मदद की। लेकिन गिरफ्तारी के समय हेमलता यादव फरार हो गई। वह 2 महीने तक फरार रही। 2 महीने के बाद उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। दोनों माँ बेटे 4 साल से ऊपर तक जेल में रहे। तब तक मुकदमा चलता रहा। कई बार वो जमानत पे बाहर भी आए। 2002 में जाकर पटना के लोअर कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो आरोप हैं इसके लिए जो दोषी है वो माँ बेटे दोनों हैं। मृत्युंजय को 10 साल की सज़ा और हेमलता को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। अब चूंकि हेमलता ने पहले ही 3 वर्षों से अधिक कारावास काट लिया था, इसीलिए उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन मृत्युंजय को फिर से जेल जाना पड़ा। इस फैसले के बाद मृत्युंजय ने हाई कोर्ट में अपील की। और अब ये सुन के आपका शायद दिल टूट जाए कि जब 2010 में हाई कोर्ट का फैसला आया तो हाई कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को बरी कर दिया, सारे इल्जामों को खारिज कर दिया। अब सवाल आता है
क्या न्याय व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि एक आरोपी जिस पे इतने गंभीर आरोप है, जिसने 2 वर्षों तक किसी महिला का शोषण किया है, उसे बाइज्जत बरी कर दी जाती है? क्या न्यायाधीश भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में था? सवाल कई हैं, पर शायद जवाब एक भी नहीं। कोर्ट की तरफ से कई दलीलें दी गई हैं कि ऐसा फैसला क्यों दिया गया। हाई कोर्ट के जज ने यह दलील दी कि जब 2 साल तक रेप होता रहा तो पीड़िता ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, वो क्यों चुप रहे हैं, उन्होंने क्यों ये बात जमाने के सामने नहीं रखा, गर्भपात क्यों करवाया, नसबंदी क्यों करवाई। उनके पति एक IAS अफसर थे, उनके पास इतनी पावर्स थी, वो उन्हें बता सकती थी, फिर भी वो चुप क्यों रही। और इस केस में इन्हीं लूप होल्स के कारण शायद जस्टिस नहीं मिल सका। मृत्युंजय यादव के वकील ने भी कुछ दलीलें दी। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच में, यानी चंपा विश्वास और मृत्युंजय यादव के बीच में प्रेम संबंध था। ये जो कुछ भी हुआ ये रेप नहीं बल्कि आपसी मंजूरी से किया गया प्रेम संबंध था। लेकिन बाद में चंपा शादी के लिए अड़ गई। उनका कहना था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को बदनाम कर दूंगी। इसीलिए जब मृत्युंजय शादी के लिए नहीं माना तो उन्होंने हेमलता और मृत्युंजय के ऊपर ये झूठे आरोप लगाए और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। इसके साथ ही मृत्युंजय के वकील ने एक और दलील दी। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने के पीछे चंपा विश्वास का एक और मोटिव था। वह ऐसे आरोपों के जरिए अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाना चाहती थी। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में बीवी विश्वास का नाम उछाला गया था और इन्हीं लूपहोल्स के चलते कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये जो आरोप हैं वो बेबुनियादी हैं और मृत्युंजय यादव को रिहा कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है, जस्टिस सर्व हुई? हालांकि मृत्युंजय ने एक लंबा समय जेल के अंदर काटा और वो जमानत पे कई बार बाहर भी आते रहे, लेकिन क्या यह सज़ा काफ़ी थी? कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शायद सब कुछ बदल गया था। अब इसी सब के बीच जब केस चल रहा था तभी बीबी विश्वास का तबादला दिल्ली कर दिया गया। वो अपने परिवार और पत्नी के सहित दिल्ली आ गए। फिर बिहार के और झारखंड के बंटवारे के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला तो दिल्ली से वो झारखंड चले गए, जहाँ पे कई वर्षों के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात और कोर्ट के फैसला आने के बाद चंपा विश्वास कलकत्ता चली गई और फिर वह कोलकाता में ही गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगी। शायद अभी भी वह सोचती होंगी इस बारे में, शायद अभी भी वह भारत की न्याय व्यवस्था को कोसती होंगी, अपनी किस्मत को कोसती होगी। लेकिन अब आप बताइए, क्या यह सब जो हुआ उसके बावजूद क्या उन्हें न्याय मिला? क्या इस केस के बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल नहीं उठ रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रही थी? क्या एक नेता का इतना ज़्यादा आतंक था? और अगर ये सारे अपराध हुए तो अपराधी सिर्फ मृत्युंजय यादव ही था या अपराधी वो पुलिस प्रशासन भी थी, वो नेता भी थे? कहीं ना कहीं उनका डर भी उनका अपराधी था, वो जिस डर के कारण चुप रहे। लेकिन इस पूरे कांड में नुकसान सिर्फ विश्वास परिवार का हुआ। उन्होंने अपना इज्जत, अपना रेपुटेशन सब कुछ खो दिया। और यह कोई एकलौता केस नहीं है बिहार का। बिहार में न जाने कितने अपराध हुए हैं। यह केस भले काफ़ी पुराना हो, भले 25 साल गुजर गए हों, भले अब न्यायपालिका में काफ़ी बदलाव आ गया हो, भले बिहार की स्थिति सुधर गई हो, लेकिन जब तक इंसान के खुद के अंदर की व्यक्तित्व में सुधार नहीं आएगा, खुद की चरित्र में सुधार नहीं आएगा, तब तक हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो एक आम महिला हो या एक IAS अधिकारी की पत्नी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में हमें बताइए। फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।